हेलो हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखने वाले बेटा कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द विजन। ठीक है कि हम जब कोई भी विजन क्रिएट होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हमारे आंखों में कोई भी इमेज क्रिएशन होती है। ठीक है, चलो। तो जैसे कि हमने एक लास्ट क्लास में एक देखा था कि सपोज दिस इज द आई। ठीक है, तो आई के पास 3 लेयर होता है। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज द रेटिना। जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो रेटिना होता है ना। देखो, और मैंने कल बताया था कि दिस इज द लेंस। कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के रिफ्रैक्शन करेगी पहले तो। ठीक है, रिफ्रैक्शन करेगी और फिर कहाँ पे मीट करके इमेज बनाएगी, तो रेटिना के ऊपर मिलके मीट करके इमेज बनाएगी। ठीक है, अब रेटिना के बारे में भी हमने कल क्या पढ़ा था कि रेटिना के 3 लेयर्स होते थे बेटा। फोटो रिसेप्टर्स, पहला हो गया फोटो रिसेप्टर्स, फिर थे बाइपोलर सेल्स, और जो लास्ट थे दैट वाज गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, देखो होता क्या है जब भी लाइट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज, ठीक है, लाइट अगर विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज की है और अगर वो हमारे आंखों पर पड़ रही है तो वो लेंस से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, तो रेटिना के ऊपर जाएगी। और हमने कल ये पढ़ा था कि रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं भाई, तो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। रॉड्स क्या काम कर रहा था, रॉड्स हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प कर रहा था, और कोन्स क्या कर रहा था, कलर परसेप्शन में हेल्प कर रहा था, है ना। चलो, अब ये जो बेटा रॉड्स एंड कोन्स है इनके पास अपना अपना पिगमेंट भी था, हमने वो भी पढ़ा था। रॉड के पास जो पिगमेंट था दैट वाज रोडोप्सिन, एंड कोन्स के पास जो था दैट वाज आयोडोप्सिन। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या बेटा कि ये जो कहते हैं पिगमेंट्स जो हैं ये बने किन चीज़ों से होते हैं, तो जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं फोटो रिसेप्टर्स में वो दो चीज़ों से बने हुए हैं। एक तो एल्डिहाइड से बना हुआ है, और एल्डिहाइड वो क्या है, दैट इज द रेटिनल। ठीक है, एल आ गया, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो आपने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा होगा कि अगर ए एल आ जा रहा है तो दैट मीन्स एल्डिहाइड है वो, तो द एल्डिहाइड इज रेटिनल। और दूसरा प्रोटीन होता है बेटा दैट इज द ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ये जो एल्डिहाइड है, जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो ये एल्डिहाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ऑप्शन है इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, अब रेटिनल जो है वो रॉड्स एंड कोन्स दोनों में ही होगा। ठीक है, रेटिनल जो है वो रॉड्स एंड कोन्स दोनों में ही होगा, लेकिन ऑप्शन का जो प्रोटीन है वो दोनों में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में एक प्रोटीन होता है बेटा स्कोटॉप्सिन। ठीक है, क्या नाम है, स्कोटॉप्सिन। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो कोन्स जो थे बेटा वो कलर परसेप्शन में हेल्प कर रहे थे, इसीलिए कोन्स की वजह से जो विजन हो रहा था हम उसे स्कोटॉपिक विजन कह रहे थे, है ना। तो स्कोटॉपिक विजन कहने का एक रीजन ये भी है क्योंकि कोन्स में जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज द स्कोटॉप्सिन प्रोटीन। ठीक है, और वही जो रॉड्स में जो विजन था वो कैसा विजन था, वो फोटॉपिक विजन था। तो रॉड्स में कहते हैं जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज द फोटॉप्सिन प्रोटीन। ठीक है, अगर आपको इतना कहते हैं समझ में आ गया है, तो अब देखते हैं क्या होता है जैसे ही ये लाइट रेटिना पे आके टकराती है। जैसे ही ये लाइट रेटिना पे आती है क्या होता है, केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो पिगमेंट्स है ये टूटने लग जाता है। सपोज अगर रोडोप्सिन है, ठीक है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आएगा ये टूटेगा, ये ब्रेक करेगा, और किस में रेटिनल में और फोटोप्सिन में ये टूटेगा। ठीक है, फोटोप्सिन में ये टूटेगा, यानी कि अगर रोडोप्सिन ब्रेक करके रेटिनल और फोटोप्सिन में टूट रहा है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, है ना। कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस जब आते हैं, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इसके बेसिस पे इस रेटिना में जो नर्व्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनमें एक इम्पल्स क्रिएट होगा। ठीक है, क्या क्रिएट होगा, इम्पल्स क्रिएट होगा। और जो
जो नर्व्स जो कि आई से लगते निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे नर्व्स जो कि आई से निकल रहे हैं, वो नर्व्स इस इम्पल्स को कहाँ लेके जाएंगे? तो ब्रेन में आके लेके जाएंगे। ब्रेन में कहाँ पे? जहाँ पे विजनरी कॉर्टेक्स है, विजुअल कॉर्टेक्स, सॉरी, ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है, अगर आपको याद हो तो ऑसिपिटल जोन में आते हैं विजुअल कॉर्टेक्स होता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो विजुअल ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है, ये इम्पल्स इस ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा और फिर वहाँ पे ये एनालिसिस होगा कि भाई कौन सा इमेज बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ विजन वर्क्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते बेटा। तो आई यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईयर। ईयर के बारे में अगर पढ़े बेटा तो ईयर का आपको ध्यान क्या रखना है? दो फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है? एक तो है बैलेंसिंग, ठीक है, बॉडी का बैलेंसिंग बनाना, और दूसरा है हियरिंग, ठीक है। बेटा अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन जो है बेटा वो बैलेंसिंग है, हियरिंग उसका सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो बैलेंसिंग में है, बॉडी का बैलेंस बनाने में है। हियरिंग उसका सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ईयर की अगर बात करें बेटा तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ईयर का हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, कौन कौन सा? आउटर ईयर, ठीक है, फिर यहां से यहां तक मिडिल ईयर, और सबसे अंदर जो है दिस इज द इनर ईयर, ठीक है। चलो अब आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर के जो जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते बेटा। सबसे आउटर ईयर का जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है दैट इज नॉन एज द पिन्ना, इसे हम ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है। ईयर पिन्ना का काम क्या होता है बेटा? ईयर पिन्ना जो है वो क्या करता है? आसपास जितने भी लगते हैं साउंड्स आ रहे हैं, उन साउंड्स को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? तो पिन्ना करता है, ठीक है। आपका पिन्ना जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा साउंड कलेक्ट हो पाएगा और हियरिंग उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? शार्प हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देखो तो जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इन सब का जो ईयर पिन्ना जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उनके सुनने की शक्ति भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, ठीक है। चलो पिन्ना हो गया। उसके बाद आता है बेटा ऑडिटरी कैनाल। दिस इज द ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ एक लेयर ऑफ वैक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अ लेयर ऑफ वैक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या काम है इस ये जो हेयर्स हैं और इस वैक्स का क्या काम है? हेयर्स जो है बेटा जब इसमें हवा जाती है, ठीक है, जब इसमें हवा जाती है तो हवा के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी रखने जा रहे होंगे, ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जा रहे होंगे। तो वो ये जो हेयर है ये इस डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोक लेता है, ठीक है। आई बात समझ में? और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोकने का काम करता है। और क्या, फिर जब ये जो वैक्सी लेयर जो आता है बेटा, ठीक है, इसका दो काम होता है। पहला काम तो ये है कि जो एयर आ रहा है, अब बाहर से जो जो एयर आ रहा होगा वो तो कहते हैं ड्राई होगा और कहते हैं कोल्ड होगा, ठीक है। तो जब एयर बाहर से अंदर आता है तो वो उस एयर को मॉइस्ट बनाता है, ठीक है, और वार्म बनाता है, ठीक है। क्यों मॉइस्ट क्यों बनाता है? ताकि जो अंदर का जो लेयर है वो एयर से फ्रिक्शन करके छिल ना जाए, ठीक है। आई बात समझ में? चलो तो क्या हो गया? एयर आया, एयर क्लीन भी हो गया हेयर की वजह से और वैक्स की वजह से वो मॉइस्ट भी हो गया, ठीक है। अब वो जो एयर है वो आके एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसके ऊपर आके ये स्ट्राइक करेगा, एयर इस स्ट्रक्चर के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा दिस इज नॉन एज द ईयर ड्रम। इसको हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं या फिर टिम्पैनम भी कहा जाता है, या तो ईयर ड्रम कह लो या तो टिम्पैनम कह लो, ठीक है। चलो तो क्या होगा? एयर आके इस टिम्पैनम के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो एयर के साथ साउंड भी तो आ रहा है, तो जब साउंड इस टिम्पैनम के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा बेटा तो इससे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, ठीक है। क्या होगा? वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे।
एयर जो है वो सिर्फ आउटर ईयर तक ही रहता है, ठीक है। एयर आउटर ईयर के अंदर नहीं जाता, मिडिल ईयर में नहीं जाता, वो यहीं तक रहता है, ठीक है। क्या होगा, एयर इस टिम्पैनम पे जाके स्ट्राइक करेगा और उसकी वजह से वाइब्रेशंस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो मिडिल ईयर में बात करते हैं तो टिम्पैनम से जुड़ा हुआ होता है 3 मेजर ईयर ऑसिकल्स। हमने पहले भी ईयर ऑसिकल्स पढ़ रखा है, ठीक है। ये कौन कौन से थे ईयर ऑसिकल्स, कौन कौन से थे? हैमर, इंसस एंड स्टेप्स, याद है आपको? हैमर, इंसस एंड स्टेप्स, या फिर और क्या क्या नाम था इनका? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। 3 कौन कौन से थे? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। और इनका शेप कैसा था? हैमर, एनविल और स्टिरअप के ऐसा। मेलियस वाज हैमर, इनकस वाज एनविल एंड स्टेप्स वाज स्टिरअप जैसा, ठीक है। अच्छा, इन तीनों बोन्स का काम क्या होता है बेटा? ये क्या करते हैं, ये जो जो वाइब्रेशंस यहां से प्रोड्यूस होके आए, इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। इन वाइब्रेशंस को ये एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। और उस वॉइस के साथ जो उस वाइब्रेशन के साथ जो नॉइज आ रहा था, उस नॉइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? ये जो वाइब्रेशंस आएंगे उनको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। तो एम्पलीफाई कहाँ हो रहा है भाई? इन तीनों बोन्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, मिडिल ईयर में क्या होता है? मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकल के जाती है जो कि हमारे फेरिंग्स में जुड़ जाती है, ठीक है। मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकलती है जो कि हमारे फेरिंग्स में जाके जुड़ जाती है। दिस ट्यूब इज नॉन एज यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। दिस ट्यूब इज नॉन एज यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब का क्या काम है बेटा? यूस्टेशियन ट्यूब हमारे ईयर में एयर का प्रेशर बना के रखता है, ठीक है। एयर का प्रेशर कंट्रोल किससे हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। आई बात समझ में? ईयर में एयर का प्रेशर कौन कंट्रोल कर रहा है? तो यूस्टेशियन ट्यूब कर रहा है, ठीक है। और यूस्टेशियन ट्यूब निकल कहां से रहा है? मिडिल ईयर से। कहां जाके अटैच हो रहा है? फेरिंग्स में अटैच हो रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट इज आवर इनर ईयर। इनर ईयर का जो पार्ट है बेटा, ठीक है, ये 2 चीजों से एक मिलकर बना है। आपको ये जो 3 रिंग्स जो आपको दिख रहे होंगे, दीज आर नॉन एज द सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नॉन एज कॉक्लिया, ठीक है। द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द कॉक्लिया। और इन दोनों को अगर हम एक साथ कहना चाहें तो ये लेबरिंथ कहलाता है, ठीक है। लेबरिंथ कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, इनर ईयर ही वो मेजर पार्ट है ईयर का जो कि हियरिंग और बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं, पहले हम कॉक्लिया के बारे में देखेंगे। कॉक्लिया किस में हेल्प कर रहा है? ये हियरिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल से ये बैलेंसिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये हियरिंग और बैलेंसिंग में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कॉक्लिया की। देखो, कॉक्लिया कैसा था? ऐसा था, है ना, राउंडेड स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसी को मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो कॉक्लिया को अगर हम लोग अंदर से देखेंगे बेटा तो ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है। दिस इज द आउटर लेयर, 2 लेयर होता है बेटा, दिस इज द आउटर लेयर। और फिर मिडिल में एक लेयर प्रेजेंट होता है, ये, ठीक है। ये अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे छूट गया मुझसे, सॉरी। देखिए, जब जब ये स्टिरअप इनर ईयर में जब ओपन होता है, ये स्टिरअप जब ये इनर ईयर में ओपन होता है तो एक विंडो से ओपन होता है, ठीक है। ये एक विंडो प्रेजेंट होता है, राउंड विंडो प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग ओवल विंडो कहते हैं, ठीक है। इसे ओवल विंडो कहा जाता है, ठीक है। तो मिडिल ईयर में ये स्टिरअप किससे कहाँ से ओपन हो रहा है? तो ओवल विंडो से ओपन हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मुझसे रह गया था। चलो, अब यहाँ देखो, तो क्या है भाई, कॉक्लिया का 2 लेयर है, ठीक है। जो ये जो ब्लू वाला जो लेयर हमने बनाया है, ठीक है, ये आउटर लेयर है, ठीक है।
और ये जो ब्लैक से जो हमने बनाया अंदर वाला लेयर, दैट इज द इनर लेयर। ठीक है, अब ये दोनों ही लेयर जो है बेटा, ये दोनों ही लेयर फ्लूइड से फिल्ड अप होते हैं। ठीक है, दो फ्लूइड इनमें भरा हुआ रहता है। कौन कौन सा? जो आउटर जो लेयर है उसमें जो फ्लूइड भरा है दैट इज नॉन एज पेरीलिम्फ। ठीक है, पेरी का मतलब आउटर होता है, तो पेरीलिम्फ। और जो अंदर वाले लेयर में जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज द एंडोलिम्फ। ठीक है, दैट इज द एंडोलिम्फ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं, इसको मैं सीधा कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आउटर, ये हो जाएगा आपका आउटर लेयर जिसे मैं जिसमें पेरीलिम्फ भरा भरा हुआ रहेगा, और ये हो जाएगा इनर लेयर जिसमें एंडोलिम्फ भरा भरा रहेगा। ठीक है, और ये ओपन कहाँ से हो रहा है भाई? तो ओवल विंडो से ओपन हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अगर मैं इस कॉकलिया का एक पार्ट यहां से काट दूं बीच से, और अगर मैं उसे देखूं तो मुझे अंदर क्या दिखाई देगा? देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, कॉकलिया के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है बेटा? तीन हमें सेगमेंट्स दिखाई देंगे। हमें तीन सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। ये सेगमेंट्स क्या क्या हैं? तीन सेगमेंट्स हैं। ऊपर वाला सेगमेंट इज नॉन एज स्केला वेस्टिबुलाe, बीच वाला सेगमेंट इज नॉन एज स्केला मीडिया, और नीचे वाला जो सेगमेंट है दैट इज नॉन एज स्केला टिम्पैनी। ठीक है, तीन सेगमेंट्स हैं, स्केला वेस्टिबुलाe, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। ठीक है, अब देखो ये तीनों सेगमेंट जो है वो आपस में डिवाइडेड होते हैं मेम्ब्रेन से। ठीक है, तीनों जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में मेम्ब्रेन से डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन सा मेम्ब्रेन है? स्केला वेस्टिबुलाe और स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुलाe और स्केला मीडिया को जो डिवाइड करने वाला जो मेम्ब्रेन है दैट इज द रीजनस मेम्ब्रेन या रेसिनर्स मेम्ब्रेन, आप जो कह लें। ठीक है, और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को जो डिवाइड करने वाला जो लेयर है दैट इज द बैसिलर मेम्ब्रेन। ये वाला जो लेयर दैट इज द बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दोनों मेम्ब्रेन आपको याद रहेगा। स्केला वेस्टिबुलर और स्केला मीडिया को डिवाइड कौन कर रहा है? रेसिनस मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को कौन डिवाइड कर रहा है? बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहां देखा था कि आउटर लेयर में पेरीलिम्फ भरा हुआ था, तो ये दोनों आउटर ही तो लेयर हैं, तो इसमें भी पेरीलिम्फ भरा रहेगा और इसमें भी पेरीलिम्फ भरा रहेगा, और जो मिडिल वाला जो सेगमेंट है उसमें एंडोलिम्फ भरा रहेगा। अब देखो ये जो स्केला मीडिया जो है इसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बेटा। स्केला मीडिया के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दिस मेम्ब्रेन इज नॉन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज नॉन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन्स सीलिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे सेल्स प्रेजेंट है भाई? सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं? सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और सिलिएटेड सेल्स वाला जो एरिया है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और सिलिएटेड सेल्स वाला जो एरिया है, इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोला जाता है। इसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोला जाता है। ठीक है, एन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज द हियरिंग यूनिट। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज द हियरिंग यूनिट, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब देखो होता क्या है। ठीक है, देखो यहां से स्टेप्स जो था वो इनर मेम्ब्रेन पे खुल रहा था विद द हेल्प ऑफ ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो से एक कनेक्टेड क्या था भाई? हमारा कॉकलिया। ठीक है, इसमें लगता है पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो मिडिल ईयर से वाइब्रेशंस आएंगे कहाँ? इनर ईयर में। मिडिल ईयर से वाइब्रेशंस कहाँ आएंगे? इनर ईयर में। तो जब वाइब्रेशंस आएंगे बेटा तो उस वाइब्रेशन की वजह से जो पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ यानी कि जो फ्लूइड भरा हुआ है कॉकलिया में वो फ्लूइड मूव करेगा। ठीक है, वाइब्रेशंस जब मिडिल ईयर से इसमें आया, इनर ईयर में आया, तो इनर ईयर में जो भी रखते हैं फ्लूइड भरे हुए हैं वो फ्लूइड भी तो रखते हैं मूव करेगा बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, तो
पेरीलिम्फ भी मूव करेगा, एंडोलिम्फ भी मूव करेगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, तो यहां पे भरा हुआ है एंडोलिम्फ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जैसा वाइब्रेशन है उस हिसाब से ये एंडोलिम्फ भी तो मूव करेगा। अगर अगर वाइब्रेशन स्लो है, ठीक है, अगर वाइब्रेशन स्लो है और लो है तो इस एंडोलिम्फ का मूवमेंट भी एक स्लो ही होगा। और वहीं अगर वाइब्रेशंस हाई है और फास्ट है तो उसी हिसाब से एंडोलिम्फ का भी मूवमेंट होगा। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द दिस एंडोलिम्फ फ्लूइड, इस एंडोलिम्फ के फ्लूइड की वजह से ये जो सीलिया है ये भी मूव करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सीलिया ये इस एंडोलिम्फ में ही डूबा हुआ है। ठीक है, तो एंडोलिम्फ के मूवमेंट की वजह से ये सीलिया भी मूवमेंट करेगा। और जब ये सीलिया मूवमेंट करेगा बेटा तो ये इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जाके टकराएगा। ठीक है, इस पे टच करेगा। तो जब ऐसा होगा बेटा तो डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ दिस सीलिया, इस सीलिया के मूवमेंट के हिसाब से इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जो नर्व्स प्रेजेंट होंगे, जो ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनमें इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, उनमें इंपल्स जनरेट होगा और वो इंपल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे? ब्रेन में चले जाएंगे। और फिर ब्रेन में क्या होगा? वही डिपेंडिंग अपॉन द इम्पल्स वहाँ पे एनालिसिस होगा कि भाई कैसा साउंड है, और फिर उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो भी रिएक्शन आना हो वो रिएक्शन आएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग अकर्स। ठीक है, ये हो गया, यहां तक की बात होगी हमारी हियरिंग की। ठीक है, तो हियरिंग के लिए कौन जिम्मेदार था? कॉक्लिया जिम्मेदार था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा बैलेंसिंग की, कि भाई बॉडी में बैलेंसिंग कैसे होता है। देखते हैं, हालांकि मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग आपके उसमें है नहीं एनसीईआरटी में। देखो क्या है बेटा, तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल वाला जो एरिया है, ठीक है, लेब्रिंथ के दो पार्ट थे, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। ठीक है, तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल की अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स ईच अदर। ये तीनों जो एक सेमी सर्कुलर कैनाल होंगे ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यानी कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना के रहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होता है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल जब नीचे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो बिल्कुल एंडिंग वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेटेड होता है। ठीक है, इन्फ्लेटेड होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस जो है वो हल्का सा फूला हुआ होता है और इसको हम लोग एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, ये जो फूला हुआ जो पार्ट है बेटा उसे हम लोग एम्प्यूला कह रहे हैं। और एम्प्यूला के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्रिस्टे एम्प्यूलारिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रिस्टे एम्प्यूलारिस कह रहे हैं। क्रिस्टे एम्प्यूलारिस भी कैसा होगा? इफ दिस इज द एम्प्यूला, ठीक है, तो क्रिस्टे एम्प्यूलारिस भी ऐसे, उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होंगे। और क्या, ये जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है इसमें भी फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें भी फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो होता क्या बेटा कि अब जैसे जैसे हम मूव, अच्छा हाँ, जो क्रिस्टे एम्पुलरिस जो है बेटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब हम चल रहे होते हैं, व्हेन वी आर इन मोशन, ठीक है, चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी है, ठीक है, तो जब हम लोग मोशन में होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनाने का जो काम करता है वो क्रिस्टे एम्पुलरिस कर रहा है। कैसे कर रहा है कि इस सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला में भी फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है? क्रिस्टे एम्पुलरिस प्रेजेंट है जिसके पास सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब जैसे ही हमारी बॉडी मोशन में आएगी उस हिसाब से ये जो फ्लूइड है वो मूव करेगा। ठीक है, ये अगर आपकी बॉडी मूव करेगी तो ये जो इसमें जो फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है ये भी तो मूव करेगा। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ दिस फ्लूइड ये जो क्रिस्टे एम्पुलरिस जो है ये भी मूव करेगा और इसके मूवमेंट के हिसाब से इंपल्स जनरेट होगा जो कि कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ठीक है, ब्रेन में सबसे पहले कहाँ जाएगा? सेरेबेलम में जाएगा, अगर आपको याद हो तो।
ठीक है, बैलेंसिंग का काम सेरेबेलम का था। ये सेरेबेलम में जाएगा और फिर सेरेब्रम में जाएगा, और फिर जो भी कहते हैं ये पता करना हो कि बॉडी एक तरफ झुक रही है तो दूसरी तरफ झुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये वहां से फिर ऑर्डर आता है। ठीक है, तो क्रिस्टे एम्पुलरी जो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसी के साथ दो और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बेटा, यूट्रिकुलस एंड सैक्युले। क्या क्या होता है, यूट्रिकुलस एंड सैक्युले, इनके पास भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, जिसे हम लोग मैक्यूला कहते हैं। यूट्रिकुलस और सैक्युले के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला भी वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टे एम्पुलरिस, फ्लूइड के मूवमेंट के ऊपर वो भी वर्क करता है, लेकिन मैक्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, व्हेन वी आर नॉट इन मोशन, हम कोई मोशन नहीं कर रहे या फिर सिंपली खड़े हुए हैं, ठीक है, हम कोई मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में मूवमेंट तो हो रहा है। हम खड़े खड़े एक तरफ झुक सकते हैं, दूसरी तरफ झुक सकते हैं, बैठे बैठे मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जब हम लोग स्टैटिक पोजिशन पे हैं, उस टाइम पे जो मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे कंडीशन में बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यूट्रिकुलस और सैक्युलम में मैक्यूला प्रेजेंट है, वो जिम्मेदार है। ठीक है, विद दिस ईयर भी खत्म हो गया। ईयर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, हर स्ट्रक्चर का फंक्शन पढ़ लिया, हियरिंग का मैकेनिज्म पढ़ लिया और बैलेंसिंग का भी मैकेनिज्म पढ़ लिया। सो इसी के साथ अब ये चैप्टर नंबर 21 भी खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, विच इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।